रूहान कहने लगा, क्या मतलब है यार, मैं प्यारा नहीं हूँ? आरुषि ने अपने हाथों से उसकी बलाएं ली और बोली, थू थू, मेरे हीरो को किसी की नज़र न लगे उसके प्यार पर। रूहान प्यार भरी नज़रों से आरुषि को देखने लगा। तभी रूहान बोला, एक मिनट आरुषि, यह तुम्हारी आंखें इतनी उदास क्यों हैं? क्या हुआ है तुम्हें? तबीयत तो ठीक है ना तुम्हारी बच्चा? तुम ठीक हो ना? यह बोलते हुए रूहान के चेहरे पर इतनी फिक्र थी कि आरुषि की आंखें नम हो गई। वह भींगी हुई पलकों से मुस्कुराकर बोली, बस बस शांत हो जाओ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, इतना परेशान मत हो। तुम्हारे होते हुए मुझे कुछ हो सकता है क्या? रूहान गहरी नज़रों से देखा और बोला, अच्छा ठीक है, मैं तुमको गुड न्यूज़ सुनाता हूँ। रेडी? आरुषि भी स्माइल करते हुए उस लैपटॉप में रूहान को देखने लगी। रूहान आंखों में दुनिया भर का प्यार भरे हुए बोला, तुम्हें मुझसे शिकायत थी ना कि मैं तुम्हें अपना नहीं बनाता, तो मैं रणवीर भाई से बात कर ली है। रूहान की बात सुनकर आरुषि हैरान हो गई। उसने कहा, एक मिनट, क्या कह रहे हो तुम? तुम बोल रहे हो कि तुमने अपने भाई से बात की है, यानी हमारी शादी की बात की? तुम सच कह रहे हो ना? क्या बोला उन्होंने, हाँ या ना? जल्दी बोलो ना, चुप क्यों हो? आरुषि कुछ ज़्यादा ही एक्साइटेड हो चुकी थी। उसको ऐसे देखकर रूहान मुस्कुरा उठा। आरुषि चिल्लाकर बोली, बोलो ना रूहान, मैं कुछ पूछ रही हूँ ना, तुम जवाब क्यों नहीं दे रहे हो? प्लीज़ बोलो ना। रूहान ने आरुषि को घूरते हुए कहा, बताऊँगा तब ना, जब तुम मुझे बोलने दोगी। कभी बोलने देती हो तुम मुझे, बोलने की मशीन? यह बोलते हुए आरुषि को घूरे जा रहा था। आरुषि ने अपने कान पकड़ ली और फिर मुस्कुराते हुए बोली, सॉरी ना रूहान, मैं ओवर एक्साइटेड हो गई थी। चलो अब बताओ, क्या बोला? रूहान बोला, ऑफ कोर्स बच्चा, भाई ने हाँ कर दी है, हमारी शादी होने वाली है। यह बोलते हुए एक्साइटेड में रूहान की आवाज़ बुलंद हो गई तो वही आरुषि तो जैसे यह खुशी बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। उसने लंबी लंबी सांस लेते हुए कहा, नहीं नहीं रूहान, कहीं तुम झूठ तो नहीं बोल रहे हो ना? एक बार और बोलो ना। यह कहते हुए आरुषि के दिल की धड़कन तेज हो गई थी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि वह सच में रूहान की होने वाली है। रूहान बोला, हाँ आरुषि, एक दूसरे से दूर नहीं रहना पड़ेगा। मैं यहाँ अमेरिका आया हुआ हूँ, मेरे आए हुए एक दिन हो गए हैं, आज दूसरा दिन है, पर मुझे अभी एक दिन और लग जाएंगे, कुछ इम्पोर्टेंट मीटिंग है। मैं जैसे ही वापस आऊँगा सीधा तुम्हारे पास आऊँगा, तुम रेडी रहना और मैं सीधा तुम्हें अपने घर अपने भाई से मिलाने ले जाऊँगा। यह बोलते हुए रूहान की बातों में खुशी और एक्साइटमेंट झलक रही थी। रूहान के दिल में अपने लिए इतना प्यार देखकर आरुषि की आंखें नम हो गई। अचानक उसकी खुशी उसकी आंखों की नमी में बदल गई और सोचने लगी, कितना खुश है रूहान। अगर मैंने उसे यह सच बताया तो वह टूट जाएगा और वैसे भी वो अमेरिका में है और परेशान हो जाएगा, उसे बताऊंगी नहीं। आरुषि को यूँ सोच में डूबा हुआ देखकर रूहान बोला, क्या हुआ है तुम्हें? तुम खुश नहीं हो क्या? आरुषि जल्दी से अपनी सोच से बाहर आई और बोली, खुश नहीं तो मैं बहुत खुश हूँ, मैं तो कब से इस दिन का इंतज़ार किया है। पर तुम यह बताओ कि तुम अमेरिका भी चले गए और मुझे बताया भी नहीं, ऐसा क्यों? यह बोलते हुए रूहान को शिकायत भरी नज़रों से देख रही थी। यह पहली बार था जब रूहान उसे बिना बताए कहीं गया था। रूहान ने ज़बरदस्ती से कहा, अब प्लीज़ नाराज़ मत हो जाना, क्योंकि तुमको मनाना बहुत मुश्किल है और मैं बिना बताए इसलिए आ गया क्योंकि भाई ने अर्जेंट में मुझे भेज दिया, क्योंकि उनका कोई ज़रूरी काम आ गया था, इसीलिए वो आ नहीं पाए। इसीलिए सोचा कि कॉल पर बता दूंगा। और वैसे भी अब शादी होने वाली है हमारी, थोड़ा जिम्मेदार तो होना पड़ेगा ना मुझे भी। यह बोलते हुए वह प्यार भरी नज़रों से आरुषि को देख रहा था। आरुषि की गोद में अभी भी टेडी था जिसको उसने हक किया हुआ था। उसे देख करके रूहान ने शरारती अंदाज में कहा, बस इस टेडी को कुछ दिन और तुम्हारे इतना नज़दीक रहने की इजाज़त है, उसके बाद यह हक वाली जगह तो सिर्फ मेरी होगी। रूहान आरुषि को छेड़ते हुए कहा। आरुषि कहने लगी, बिल्कुल भी नहीं मिस्टर रूहान, यह क्यूट सा टेडी मुझे मेरे रूहान ने मेरे बर्थडे पर दिया था, इसीलिए इसे मुझसे कोई भी जुदा नहीं कर सकता है, यह हमेशा मेरे पास रहेगा, तुम भी नहीं, समझे? रूहान ने कहा, अच्छा ठीक है मेरी बंदरिया। तभी
आरुषि ने कहा, रूहान मुझे तुमको कुछ ज़रूरी बात बताना है, प्लीज़ सुनो ना। तभी रूहान के फ़ोन की रिंग बजी। रूहान जल्दी से बोला, सॉरी, होने वाली वाईफी ऑनलाइन मीटिंग शुरू हो चुकी है। भाई भी इस मीटिंग को ज्वाइन करेंगे और भाई ने बोला है कि यह मीटिंग बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो मुझे लेनी होगी ना। उम्मा, आई लव यू मेरा प्यारा सा बच्चा, तुमसे मैं बाद में बात करता हूँ। पर रूहान मुझे ज़रूरी। इससे पहले कि आरुषि कुछ बोल पाती, रूहान ने कॉल कट कर दिया। कुछ पल आरुषि खामोश रही, फिर एक मुस्कुराहट उसके होठों पर आ गई और वह खुद से बोली, आई होप सब अच्छा हो। जब रूहान वापस आएगा मैं उसे सब सच बता दूंगी। वैसे भी रूहान और मेरी शादी होने वाली है। वह इंसान जो भी है खुद ही मुझसे दूर हो जाएगा। बस भगवान जब तक रूहान और मैं एक न हो जाए तब तक इस इंसान को मुझसे दूर रखना। ओबेरॉय पैलेस। रणवीर कांच वाली वॉल के पास खड़ा हुआ था। ठंडी हवा के झोंके उसके चेहरे पर पड़ रहे थे। उसके हाथ में वाइन का ग्लास था जिससे कि वह छोटे छोटे सिप ले रहा था। इस वक्त वह ब्लैक शर्ट और ट्राउज़र में था जिसमें वह बहुत ज़्यादा ही हैंडसम लग रहा था। एक सुकून उसके चेहरे पर तैरा हुआ था। तभी उसके रूम का दरवाज़ा नॉक हुआ। रणवीर ने बिना पलटे कहा, कम इन। रणवीर की आवाज़ पर वही इंसान एंटर हुआ। रणवीर ने सवाल किया, सब सही सलामत तो हो गया ना? और तुम्हारी भाभी कैसी है? यह कोई और नहीं बल्कि जय था। जय रणवीर का राइट हैंड था, रणवीर का स्पेशल बॉडीगार्ड भी, और रणवीर के सारे काम उसी से होकर गुजरते थे। रणवीर जय बचपन का जिगरी यार था। वह रणबीर की रग रग से वाकिफ़ था। जय दिखने में काफ़ी हैंडसम और गुड लुक्स था। वह करीब 25 साल का था, पर इतनी कम उम्र में वह बहुत ही इंटेलिजेंट था। रणवीर की बात सुनकर जय चौंक उठा और बोला, भाभी यह तुम क्या कह रहे हो? सर, आपको तो उसके साथ सिर्फ एक रात बितानी थी ना? जय की बात सुनकर के रणवीर पलटा, फिर उसके पास आकर मुस्कुराते हुए बोला, यार जय, मेरे होठों पर यह स्माइल देख रहे हो? अब से पहले तूने कभी नहीं न देखी होगी, गुस्से के सिवाय। रणवीर की बात सुनकर जय हैरान होकर बोला, पर ऐसा क्यों यार? आखिर उस लड़की में ऐसा क्या है जो तुम उसके साथ शादी करना चाहते हो? मुझे तो नहीं लगा था कि आज तक कि तुम किसी लड़की से शादी भी कर सकते हो। मुझे तो हमेशा यही लगता था कि तुम बस लड़कियों के साथ टाइम पास करोगे और फिर उसे छोड़ दोगे। तुम इतने बदल जाओगे मुझे कभी भी उम्मीद नहीं थी। और वह तिरछी नज़रों से रणवीर को देखे जा रहा था। रणवीर भी उसे देख रहा था और उसके पास आकर कहने लगा, यार तू मजाक उड़ा रहा है ना मेरा? तू तो जानता है ना कि यह दुनिया कितनी गंदी है, और यह दुनिया ने ही मुझे इस कदर पागल और मतलबी बनाया है। तू तो मेरे बचपन से लेकर के आज तक की ज़िंदगी के बारे में एक एक बात तुझे पता है, फिर इतना? कह करके रणवीर चुप हो गया। जय रणवीर के कंधे पर हाथ रखता है और कहने लगा, भाई मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ। मैं तो चाह रहा था कि तुम इस सब चीज़ों से, इन लड़कियों से दूर रहो, क्योंकि यह लड़कियाँ बहुत ज़्यादा ही पागल होती हैं जो कि तुम्हारे पैसों के पीछे भागती हैं। पर कुछ लड़कियाँ वैसी नहीं हैं, और तुझे इतनी सही लड़की मिली है और तुम्हें अब रियलाइज हो चुका है कि अब तुझे उससे शादी करनी है, तो मैं इसमें बिल्कुल भी नहीं रोकूंगा, बल्कि मैं तुम्हारा साथ दूंगा। तुम जो बोलोगे मैं वह करने के लिए तैयार हूँ। बस तुम आरुषि को तकलीफ़ मत देना यार, क्योंकि वह बाकी सारी लड़कियों से अलग है। मैंने उसकी आंखों में देखा है, वह बहुत ही इनोसेंट गर्ल है। यह बोलते हुए जय के चेहरे पर कई सवाल थे। रणवीर ने जय के कंधे पर अपना हाथ रख दिया और मुस्कुराते हुए बोला, हाँ वह मुझे सिर्फ एक रात के लिए चाहिए थी, पर जब मैं उसके नज़दीक गया, उसे छुआ, उसे महसूस किया, एक अलग ही कनेक्शन फील हुआ, और न जाने कैसे उसके सामने मुझे उसे शादी करनी है, यह मेरे दिल और ज़बान दोनों से निकल गया। कुछ पता नहीं चला आखिर उस लड़की में ऐसा क्या है जो मुझे इतना अट्रैक्ट कर रही है। यह सब बोलते हुए रणबीर के चेहरे पर एक सुकून भरी स्माइल था, जहां हर वक्त एक सिर्फ गुस्सा होता था। यह सब देख कर के जय हैरान था कि यह चमत्कार हुआ कैसे। जय ने सवालिया नज़रों से रणवीर को देखते हुए कहा, पर यार आरुषि तुमसे शादी करेगी नहीं, वह बहुत गुस्से में थी, तुम उससे शादी कैसे कर पाओगे? जय की बात सुनकर अचानक से रणवीर के चेहरे की स्माइल गहरी हो गई।
वह सोफे पर गिर गया, फिर अपनी आंखें बंद करके बोला, शादी अब रणबीर ओबेरॉय की भी होगी। जिस लड़की को सिर्फ बिस्तर तक रखा, आज वह शादी करना चाहता है। यह तो खुद में ही बहुत बड़ी बात है। फिर रणबीर ने इशारा किया उसके चेहरे पर। जय ने उसके ग्लास में वाइन डाल दी। जय ने धीरे आवाज़ में बोला, लेकिन यार अगर वह शादी को मना करती तो? जय यह सब डरते हुए सवाल कर रहा था। रणवीर ने वाइन का सिप लेते हुए कहा, तू तो जानता है ना यार, मैं RA हूँ। कुछ भी मेरे लिए इम्पॉसिबल नहीं है। उसे मेरे से शादी नहीं करनी है। इट डजंट मैटर, मैं उससे शादी करना चाहता हूँ, यह काफ़ी है। तो उसे तो शादी करनी पड़ेगी। इसके अलावा उसके पास कोई और ऑप्शन बचेगा ही नहीं, क्योंकि वह रणबीर ओबेरॉय को पसंद आ गई है और मेरे पास कई रास्ते हैं उसको अपने करीब लाने की। सुना है उसका एक छोटा सा भाई भी है। जय कहने लगा, हाँ यार, यह तो मुझे भी नहीं पता था, लेकिन जब मैं सुबह में उसके घर के पास खड़ा था तो उसके घर से एक 10 से 11 साल का लड़का बाहर निकला और आरुषि को बाय बोल रहा था। यह सुनकर के रणवीर के चेहरे पर एक शैतानी स्माइल आ गई। उसके दिमाग में बहुत कुछ चलने जा रहा था। जय कहने लगा, तुम बस कल की तैयारी कर लो, मुझे 2 दिनों के अंदर ही शादी करनी है। इतना तो तुम्हें पता ही है, प्लान क्या है वही करो। वह सारा प्लान जय को बता दिया। जय कहने लगा, पर रणवीर, इसमें कोई गड़बड़ या फिर? इतना अभी जय बोल ही रहा था कि रणवीर बीच में ही कहने लगा, इसमें कोई भी गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यह मेरी आरुषि का सवाल है और उसके फैमिली वाले को कुछ हुआ तो मैं बर्दाश्त नहीं करूँगा। अब तुम समझ लो कि तुम्हें कैसे करना है। जय कहने लगा, ठीक है, मैं देखता हूँ और करता हूँ। इतना कह कर के जय कहने लगा, रात काफ़ी हो गई है, सो जा तू, मैं भी चलता हूँ। रणवीर बोला, ओके। रणवीर अपने ग्लास का वाइन ख़त्म किया और सोफे पर अपना सिर टिका लिया, बगल में कुशन को पकड़ के कहने लगा, उफ़ आरुषि, अब मैं तुमसे बिल्कुल भी दूर नहीं रह सकता हूँ। अब तुम मुझे हर हाल में चाहिए हो और जितनी जल्दी हो सके मैं तुम्हें अपने करीब रखना चाहूँगा। इतना कह करके वह कुशन को कस के अपने सीने से लगा लिया और वह वहीं आरुषि के ख्वाबों में चला गया और सो गया। सुबह का वक्त था। ओबेरॉय इंडस्ट्री सुबह 10 बजे थे। रणवीर ओबेरॉय वक्त से पहले ही आज अपने कैबिन में आ गया था। बृजमोहन जी का आज ऑफिस में चौथा दिन था। बाकी दिन की तरह लोग आज बृजमोहन जी पर बिल्कुल भी नहीं हंस रहे थे। तभी जय उनके पास आया और कहने लगा, हाय मिस्टर बृजमोहन जी, आपको रणवीर सर ने अपने कैबिन में बुलाया है, आप मेरे साथ चलिए। रणवीर का नाम सुनकर बृजमोहन जी के माथे पर पसीने की हल्की बूंदें उभर आई। वह धीमी आवाज़ में बोले, जी चलिए, लेकिन अंदर ही अंदर बहुत डर रहे थे कि पता नहीं अब वह क्या ही बोलेगा। बृजमोहन जी जब रणवीर के कैबिन में गए तो रणवीर बृजमोहन जी को देखते ही चेयर से उठ गया और उनके पास गया और बड़े ही धीमी आवाज़ में स्वीट लिए हुए बोला, बृजमोहन जी को, क्या आपने सोचा है आरुषि को मुझसे शादी करने के बारे में? बृजमोहन जी फ़ौरन से आंखें बड़ी करके रणवीर की तरफ देखने लगे और कहने लगे, प्लीज़ सर, आप ऐसा मत करिए। वह मेरी फूल सी बच्ची है, वह बर्बाद हो जाएगी, उसकी ज़िंदगी ख़राब हो जाएगी। रणवीर को इस बात पर बहुत ज़्यादा ही गुस्सा आ रहा था, लेकिन अपने गुस्से को कंट्रोल किए हुए हाथों की मुठ्ठियाँ कस लिया था और कहने लगा, बृजमोहन जी, मैं आपसे कह रहा हूँ ना कि आरुषि मेरी जान है, मैं उसे कोई भी तकलीफ़ नहीं दूंगा, मैं उसे दुनिया की हर खुशी दूंगा। बस आप मुझे हाँ बोल दीजिए, मैं यही सुनना चाहता हूँ। और अगर आप ना भी बोलेंगे तो भी मैं आरुषि से शादी करके ही रहूँगा। इतना तो आप अच्छे से जानते हैं कि मैं जो सोच लेता हूँ वह मैं करके ही रहता हूँ। रणवीर की बातें सुनकर बृजमोहन जी सोच में पड़ गए कि यह बिल्कुल अब मेरी बेटी को नहीं छोड़ने वाला है। अगर यह अच्छा रहता या तो मुझे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन यह तो किसी को भी मार देता है, किसी पर भी गुस्सा कर देता है। अगर मेरी बेटी से कोई गलती हो जाए तो यह उसे भी कहीं जान से न मार दे। इसी डर की वजह से वह कुछ भी नहीं बोल पा रहे थे। अभी वह अपनी सोच में गुम थे कि रणवीर कहने लगा, अगर आपको इतना डर है तो आप भी मेरे घर पर आकर रह सकते हैं कि आपकी बेटी खुश है या फिर नहीं। बृजमोहन जी कहने लगे, नहीं नहीं सर, मैं ठीक हूँ।
मगर मेरी बेटी रणवीर को तो बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। वह अंदर ही अंदर खून का घूंट पी रहा था, मगर वह बृजमोहन जी के सामने अपने गुस्से को दिखा नहीं रहा था, क्योंकि बृजमोहन जी डर जाते तो बना हुआ काम खराब हो जाता और रणवीर यह नहीं चाहता था। रणवीर सच में आरुषि के लिए बहुत ज़्यादा सीरियस था। वह दिलो दिमाग से बिल्कुल भी आरुषि में ही खोया हुआ था। बृजमोहन जी अपना सर हाँ में हिलाकर वहाँ से चले जाते हैं। जय वहीं पर था। रणवीर कहने लगा, यह ऐसे नहीं मानेंगे, लगता है हमें प्लान बी ही यूज करना पड़ेगा। जय कहने लगा, तो ठीक है, मैं अभी कुछ करता हूँ। रणवीर कहने लगा, तुम जाओ और जैसे मैंने कहा है वैसे ही करना, और हाँ, यह ध्यान रखना उसे कोई भी तकलीफ़ ना हो। जय रणवीर के पास आया और उसके कंधे पर हाथ रखकर कहने लगा, तू टेंशन मत ले, मैं सब संभाल लूँगा। और रही बात उसे तकलीफ़, तो इतना समझ ले कि वह अब मेरा भी कुछ हो गया है, जिस वजह से उसे बिल्कुल भी तकलीफ़ नहीं होगी। तुम बिल्कुल टेंशन मत लेना, क्योंकि वह आरुषि का जान है। इतना कहकर जय स्माइल करते हुए चला जाता है। इधर रणवीर कहने लगा, बस कुछ देर आरुषि, उसके बाद तुम मेरी हो जाओगी। आरुषि बेखबर इन सारी बातों से कि रणवीर उसके पीठ पीछे क्या क्या प्लान कर रहा है और उसके साथ क्या होने वाला है। वह तो बस रूहान की यादों में खोई हुई थी कि अब रूहान उसके साथ शादी करेगा, उन दोनों की शादी हो जाएगी, रूहान उसका हो जाएगा और वह रूहान की हो जाएगी। मगर यहाँ तो कुछ और ही प्लान बन गया था। आज रूहान भी रात के फ़्लाइट से आ जाएगा। आरुषि इन्हीं ख्यालों में खोई हुई थी। तभी उसके फ़ोन पर एक अननोन नंबर से कॉल आया। वह जल्दी से कॉल को रिसीव करती है। दूसरी तरफ से आवाज़ आया, जी आप आरुषि बोल रही हैं? आरुषि ने कहा, हाँ। दूसरे साइड से किसी ने बोला, आपका भाई शुभ मेरे कब्जे में है। इतना सुनते ही आरुषि बहुत ज़्यादा घबरा गई। उसे बिल्कुल भी कुछ भी सूझ नहीं रहा था कि अचानक से ऐसा क्या हो गया, कौन है जो कि शुभ को इस तरह से किडनैप कर लिया। वह शुभ के लिए बहुत परेशान थी। वह कहने लगी, जी नहीं, आप झूठ बोल रहे हैं, मेरा भाई तो स्कूल गया हुआ है। तो वही आदमी कहने लगा, जी हाँ, मैं उसके स्कूल से ही उसे किडनैप कर लिया हूँ। आप देखना चाहोगे अपने भाई की फ़ोटो? वह फ़ौरन से शुभ का एक फ़ोटो व्हाट्सएप कर दिया, जिसमें उसके भाई को चेयर से लगाकर बांधा गया था और वह बहुत ज़्यादा ही रोए जा रहा था। उसकी आंखों पर भी पट्टी बंधी हुई थी। यह देख कर के आरुषि का दिल तो बाहर आने को हुआ, मगर वह खुद को संभाली हुई थी। कहने लगी, क्या चाहिए आपको? आप प्लीज़ मेरे भाई को कुछ नहीं करिएगा, मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ। तो वह आदमी कहने लगा, आप पुलिस को इन्फॉर्म नहीं करेंगी, और उसके पहले आपको रेडी हो करके मैं एड्रेस भेजता हूँ, आप वहाँ पर आ जाइए। इतना सुनते ही आरुषि हाँ में जवाब देती है और कहने लगी, प्लीज़ मेरे भाई को कुछ नहीं करना, प्लीज़ प्लीज़, वरना मैं ज़िंदा नहीं छोड़ूंगी तुम लोगों को। इतना सुनते ही कॉल कट हो गया। वह चिल्लाकर रोते हुए कहने लगी, मेरा भाई ने क्या बिगाड़ा है जो इन लोगों ने मेरे भाई को भी किडनैप कर लिया? कौन ऐसा कर सकता है? वह रोते हुए चिल्लाई जा रही थी। तभी कल्याणी आंटी रोने की आवाज़ सुनकर आरुषि के घर आती हैं और कहने लगी, क्या हुआ है बेटा? आरुषि शांत हो गई, क्योंकि उन लोगों ने कहा किसी को कुछ भी नहीं पता चलनी चाहिए। आरुषि फ़ौरन से शांत हुई और कहने लगी, कुछ नहीं आंटी, बस थोड़ी सी मेरी तबीयत ठीक नहीं है, इसीलिए दर्द बर्दाश्त नहीं हुआ और मुझे रोना आ गया। कल्याणी आंटी कहने लगी, क्या हुआ है बेटा? चलो मैं तुम्हें हॉस्पिटल लेकर चलती हूँ। आरुषि कहने लगी, नहीं आंटी, मैं चली जाऊँगी, मेरे पास दवा है, मैंने दवा खा लिया है, मैं चली जाऊँगी कुछ देर में, आप टेंशन मत लीजिए। कल्याणी आंटी को बहुत ज़रूरी काम था, वह घर से बाहर जा रही थी और वह आरुषि की रोने की आवाज़ सुनकर आ गई थी। कल्याणी आंटी कहने लगी, ठीक है बेटा, मैं चलती हूँ, मुझे कुछ ज़रूरी काम है, मैं बाहर जा रही हूँ, तुम अपना ख्याल रखना, कुछ भी हो मुझे कॉल करना। आरुषि कहने लगी, जी हाँ आंटी, मैं कॉल करूँगी, मैं ठीक हूँ। इतना सुनकर के कल्याणी आंटी वहाँ से चली जाती है। आरुषि फ़ौरन से दरवाज़ा बंद कर लेती है और वह फिर से रोने लगती है। उसका रोना बंद ही नहीं होता है, क्योंकि शुभ उसकी जान था और वह बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी कि शुभ को कुछ हो। यह सोच करके फ़ौरन से रोना बंद करती है और नॉर्मल सा ड्रेस पहन करके जैसे तैसे करके वह फ़ौरन से भागती है। जो एड्रेस सेंड किया गया था उस पर जब वह वहाँ जाती है तो देखती है कि एक बहुत अंधेरा सा खंडहर था।
जो बाहर से दिखने में बहुत ज़्यादा गंदा डर लग रहा था। जब वो अंदर गई तो दरवाजे से एंटर कर रही थी तो एक आदमी उसे मिला। वो आदमी आरुषि को देखकर कहने लगा, इधर से चलिए मैडम। आरुषि हैरान थी, इन लोगों ने मुझे कैसे पहचान लिया, या फिर इन लोगों को मेरा आने का पता था। वह कुछ नहीं कहती है और वह चुपचाप उस आदमी के पीछे पीछे जाने लगती है। जब वह उस खंडहर के अंदर जाती है, उसके अंदर देख कर के उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है, क्योंकि वह बाहर से खंडहर था मगर अंदर तो महल की तरह था और वह काफ़ी डेकोरेट किया गया था, ऐसे जैसे कि किसी की शादी हो। वह उस आदमी से कहने लगी, भैया आप यहाँ क्यों लेकर आए हैं? ज़रूर आपको कोई गलतफहमी हुई है। मैं यहाँ अपने भाई के लिए आई हूँ। मेरा भाई कहाँ है? वह आदमी कुछ नहीं बोलता है, वह बस सीधा चलते जाता है और वह सिर्फ चलने के लिए ही कहता है। वह एक कमरे के दरवाजे के पास लेकर जाता है और कहता है, मैडम आप अंदर जा सकती हैं, मुझे जाने की इजाज़त नहीं है। इतना कहकर कि वह दरवाज़ा थोड़ा सा पुश करता है। उस दरवाजे को खोलते ही उसमें चारों तरफ से मिरर लगे हुए थे और बहुत ही अच्छे से रूम को भी डेकोरेट किया गया था। वह डरे हुए अंदर एंटर हुई। जैसे ही वह अंदर गई, दरवाज़ा बाहर से बंद कर दिया गया। यह देखकर आरुषि बहुत हैरान हो गई थी और वह ज़ोर से चिल्लाने लगी, खोलो दरवाज़ा, दरवाज़ा क्यों बंद किया तुमने? और वह बहुत ज़्यादा ही घबराई हुई थी और डरी हुई भी थी और वह सोचने लगी, पता नहीं यह लोग कौन हैं, मेरा भाई कहाँ है और इन लोगों ने मुझे क्यों बंद कर दिया। जब वह पीछे पलट कर देखती है तो बड़ा सा कमरा, उसमें बहुत बड़ा सा बेड और एक बड़ी सी चेयर। उस चेयर पर एक आदमी बैठा हुआ था। तभी वह यह सब देख ही रही थी कि वह आदमी की आवाज़ आती है, तुम आ गई, मैं तुम्हारा कब से इंतज़ार कर रहा था। और इतना कहते हुए वह इंसान खड़ा हो गया। जब वह आरुषि की तरफ घूमा तो आरुषि उसे देख करके पूरा हैरान नज़रों से उसे देखने लगी और वह डर से कांपने लगी और कहने लगी, तुम यहाँ, प्लीज़ जाने दो मुझे। और ज़रूर आपने ही मेरे भाई को किडनैप किया है, मेरे भाई को छोड़ दो। वह कोई और नहीं बल्कि रणवीर ओबेरॉय ही था। वह आरुषि के करीब कदम बढ़ाने लगा और वह कहे जा रहा था, मैं तुम्हारा ही वेट कर रहा हूँ जाना, तुम क्यों मुझे इतना वेट करवाती हो? और रही बात तुम्हारे भाई की, तो हाँ, तुम्हारा भाई मेरे पास ही है और तुम अगर अपने भाई की सलामती चाहती हो तो तुम्हें मुझसे शादी करनी होगी। इतना सुनते ही आरुषि अपने कानों पर हाथ रख लेती है। वह बिल्कुल कभी नहीं ऐसा सोची थी कि उसकी लाइफ इस तरह से मोड़ ले लेगा। अभी कल ही तो रूहान से उसे गुड न्यूज़ सुनाया कि अब हमारी शादी को कोई नहीं रोक सकता है, भाई ने भी शादी के लिए हाँ कर दिया है। और फिर आज ही यह सब वह अपनी किस्मत पर रोए जा रही थी, पर अपने प्रॉब्लम, अपने दुख को बताए तो किसे बताए, कौन सुने और समझेगा। वह खुद भी बहुत ज़्यादा अपने आप से गुस्सा थी। वह दौड़ करके रणवीर के कदमों में गिर गई और हाथ जोड़कर कहने लगी, प्लीज़ रणवीर सर, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे आपसे इस तरह से बात नहीं करनी चाहिए थी। आपको जो सज़ा देनी है मुझे दे दीजिए, लेकिन प्लीज़ मेरे भाई को छोड़ दीजिए। आरुषि को इस तरह से तड़पते हुए रोते हुए देख करके रणवीर को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। उसके दिल में टीस से उठ रही थी। वह अपने हाथों की मुठ्ठियाँ कस लिया और वह फ़ौरन से आरुषि को कंधे से पकड़ के उसे उठाया और कहने लगा, जाना स्वीटी, तुम इतना घबरा क्यों रही हो? मैं तुम्हारे भाई को कुछ नहीं करूँगा, बस तुम्हें शादी मुझसे करनी होगी, इसके अलावा मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं तुम्हारे भाई को यहाँ राजा की तरह रखूँगा, तुम बिल्कुल भी टेंशन नहीं लो। जाना, तुम मुझसे समझने की कोशिश करो ना, तुम बस मुझसे शादी कर लो। शादी के नाम से ही आरुषि 2 कदम पीछे हट गई और वह रणवीर को देखने लगी और कहने लगी, मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि आप ऐसे कहोगे। प्लीज़ मुझे छोड़ दो ना, क्यों इस तरह से मेरे पीछे पड़ी हो? मैंने क्या बिगाड़ा है आपका? रणवीर फिर उसके करीब आया और कहने लगा, स्वीटी, तुमने मेरा कुछ नहीं बिगाड़ा है, बल्कि मैं तुम्हारा बिगाड़ा और बिगाड़ रहा हूँ, लेकिन मैं क्या करूँ, अपने दिल के हाथों मजबूर हूँ। तुम बस मेरे से शादी के लिए हाँ कर दो। आरुषि सोचने लगी, अगर मैं इससे शादी नहीं करूँगी तो मेरा भाई को यह कुछ भी कर देगा।
और मैं अपने भाई को खोना नहीं चाहती हूँ। फिर दूसरे ही पल उसे रूहान की याद आने लगी और वह कहने लगी, मैं रूहान के साथ भी धोखा नहीं कर सकती हूँ, मैं उसे ऐसे कैसे। उसके साथ फिर वह कहने लगी, मेरे पास कोई दूसरा ऑप्शन भी तो नहीं है ना, मैं क्या करूँ भगवान, मुझे प्लीज़। और वह इतना सोचकर आंखों से आंसू बहाए जा रही थी। वह बैठ गई ज़मीन पर और फूट फूट कर रोने लगी। उसे कुछ भी इस वक्त नहीं सूझ रहा था। उसे रोता हुआ देख कर के रणवीर की आंखें भी भर आई थी, मगर वह तो सिर्फ और सिर्फ आरुषि को अपना बनाने के लिए यह सब कर रहा था। मगर वह ऐसे आरुषि को रोता हुआ भी तो नहीं देख सकता था ना। वह आरुषि के पास गया और उसे कंधे से उठाकर उसे बेड पर बिठाया और उसके करीब बैठ गया और कहने लगा, स्वीटी मेरी बात ध्यान से सुनो, मैं नहीं तुम्हें परेशान करना चाहता हूँ और ना ही तुम्हारे फैमिली वाले को, बस मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ। तुम मुझे समझने की कोशिश करो ना, मैं तुम्हारी आंखों में यह आंसू बिल्कुल भी नहीं देखना चाहता। वह आरुषि के आंसू पोंछे जा रहा था और उसे सीने से लगा लिया। आरुषि सोच ली थी, ठीक है, मुझे अपने भाई के लिए जो भी करना पड़ेगा मैं करूँगी। इस इंसान से शादी करनी पड़ेगी तो भी मैं कर लूँगी। मैं रूहान को सब सच बता दूँगी। मुझे लगा कि रूहान आएगा तो मैं सब कुछ बता दूँगी, मगर यहाँ तो सब उल्टा ही हो गया। आरुषि शादी के लिए हाँ कर दी। यह सुनकर के रणवीर की आंखें खुशी से चमक उठी। वह फ़ौरन से रेडी करने वाली लड़की को बुलाता है जो कि वह पहले से आई हुई थी। रणवीर लड़की से बोलता है, मेरी स्वीटी को बहुत अच्छे से तैयार करना, कोई भी कमी ना रह जाए। वह लड़की हाँ में सर हिला देती है और आरुषि को रेडी करने लगती है। आरुषि की आंखों में बेइंतहा आंसू थे। वह सोच भी नहीं सकती थी कि आज वह इस तरह से किसी और की होने जा रही है। वह रूहान के लिए बहुत रो और तड़प रही थी। उसे अंदर से खुद से ही गुस्सा आ रहा था कि मैं उस रणवीर ओबेरॉय की ऑफ़िस में क्यों गई। मुझे नहीं जाना चाहिए था ना, मैं जाती ना, मैं इतना बोलती और ना ही यह इंसान मेरे साथ इतनी गंदी हरकत करता। वह इस वक्त दुल्हन के लाल जोड़े में बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। वह लहंगा करीबन लाखों का था और वह रणवीर ओबेरॉय की पसंद का लहंगा था। आज तो वह एकदम से उस लहंगे में चार चांद लगा रही थी, भला की खूबसूरत लग रही थी। मगर वह तो रूहान की होने वाली थी, पर वह आज किसी और की होने जा रही है। यह सोच करके उसका दिल रो रहा था। उसके पैरों तले से ज़मीन खिसक रही थी। वह किसी और की होने जा रही है और वह भी उस डेविल की। वह तो कभी सोची भी नहीं थी कि उस डेविल से उसकी शादी भी होगी, पर वह अपने भाई के लिए यह सब कुछ कर रही थी। अगर उसके भाई को कुछ हो जाता तो वह ज़िंदा नहीं रह पाती। बृजमोहन जी ऑफिस में इस वक्त थे। उनका भी मन बहुत बेचैन हो रहा था क्योंकि बृजमोहन जी के सामने रणवीर ने बहुत बड़ी शर्त रखी थी कि अगर वह आरुषि की शादी उससे करवा देते तो वह इस जॉब से उन्हें छुटकारा दे देता और बदले में उन्हें बहुत सारा पैसा भी देता। बृजमोहन जी समझ गए कि वह खरीदना चाहता है बृजमोहन जी को, और वह भी आरुषि के लिए। पर वह कुछ भी हो जाए, आरुषि को उस शैतान के हाथों में तो कभी नहीं जाने देंगे। इस वजह से वह उसकी शर्त ठुकरा दिए और वह इस ऑफिस में जॉब करने के बारे में सोच लिए थे, क्योंकि वह आरुषि को कभी भी उस रणवीर ओबेरॉय के साथ शादी करने के लिए हाँ नहीं करने वाले थे। इधर रणवीर अपना ही सातिर दिमाग चला करके आरुषि को अपने जाल में फंसा लिया था, क्योंकि उसने शुभ को किडनैप जो कर लिया था। आरुषि इस वक्त आंखों में आंसू भरे हुए आईने के सामने खड़ी थी। यह इंसान कैसा है, मुझे इतना क्यों परेशान कर रहा है, मैंने इसका क्या बिगाड़ा है। अपने सोच में डूबी हुई थी। वह सोने की कढ़ाई किए हुए रेड लहंगे में काफ़ी खूबसूरत लग रही थी। कानों में बड़े बड़े झुमके, माथे पर मांग टीका, आँखों में आईलाइनर्स। उसकी आंखें आज बहुत ही प्यारी लग रही थी। होठों पर रेड लिपस्टिक, हाथों में पूरे भर की चूड़ियाँ, कमर पर कमरबंद लगे बड़ा सा नेकलेस। वह काफ़ी प्रिटी लग रही थी आज। जब वह रेडी हो गई तो रेडी करने वाली लड़की कहने लगी, मैं अब चलती हूँ मैडम, आपका काम हो गया। वह जैसे ही बाहर निकलने वाली होती है तभी रणवीर अंदर आता है, पर वह कहने लगा, क्या आपने मेरी होने वाली स्वीटी को अच्छे से तो तैयार कर दिया ना।
वह लड़की हाँ में सर हिला दी और वह वहाँ से चली गई। रणवीर आरुषि के करीब आया। वह इस वक्त भी मिरर के सामने खड़ी बस आंखों में आंसू लिए हुए देखे जा रही थी और वह रूहान के बारे में सोचे जा रही थी। उसे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा था कि वह रूहान को क्या कहेगी, कैसे अपना चेहरा दिखाएगी रूहान को यह जानकर कैसा लगेगा। पर वही दूसरी तरफ सुप के बारे में सोचकर कि मेरा भाई है, मैं उसे कैसे इस जानवर के पास छोड़ सकती हूँ, वह मेरी जान है, मैं उसके बिना बिल्कुल भी नहीं रह सकती हूँ। यही सब सोचकर आरुषि के आंसू आंखों से बाहर आने के लिए बेताब हुए जा रहे थे। तभी पीछे से रणवीर आकर उसे बाहों में कस लिया और कहने लगा, बहुत ही खूबसूरत लग रही हो स्वीटी, इतनी खूबसूरत कि मेरी ही नज़र कहीं ना लग जाए। और वह आईने में आरुषि को देखकर उसकी बलाएं लेने लगा और आरुषि को अपनी तरफ घुमाया। जब उसके चेहरे पर अपनी नज़र डालता है तो उसकी ब्लू और खूबसूरत आंखें आंसुओं से भरी हुई थी। रणवीर के दिल में दर्द होने लगा। रणवीर बोला, क्यों स्वीटी, तुम क्यों रो रही हो? तुम प्लीज़ नहीं रो ना, तुम्हें मैं इस हालत में नहीं देख सकता हूँ। आरुषि कहने लगी, जब आप मुझे इस हालत में नहीं देख सकते हैं तो मुझे क्यों नहीं छोड़ देते, क्यों मेरे पीछे पड़े हुए हैं? बाकी चाहते क्या हैं आप मुझसे? मैं वह चाहता हूँ वही तो मैं कर रहा हूँ। मैं तो पहले तुम्हारे साथ एक रात बिताना चाहता था, पर अब मैं एक रात नहीं बल्कि मैं अपनी पूरी लाइफ तुम्हारे साथ बिताना चाहता हूँ स्वीटी। आरुषि यह सुनकर के आंखें बड़ी कर लेती है कि यह इंसान मेरे साथ एक रात बिताना चाहता था। अगर यह इंसान मुझे एक रात बिता लिया होता तो मैं रूहान को क्या मुँह दिखाती। वह हर बात रूहान के बारे में ही सोचे जा रही थी और क्यों न सोचे, वह उससे मोहब्बत जो करती थी। पर मोहब्बत तो अब शायद रणवीर भी करने लगा था आरुषि से, पर वह आरुषि को क्या ही समझाए और आरुषि समझ भी नहीं पा रही थी क्योंकि वह रूहान से मोहब्बत करती थी। अब रूहान को वह क्या जवाब देगी, उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। अपने भाई को बचाए या अपनी शादी को बचाए, उसे कुछ भी नहीं सूझ रहा था। इस वक्त वह पागल सी हो रखी थी, पर फिर भी अपने भाई के लिए वह कदम उठाने के लिए तैयार हो गई थी, जो कि उसका दिल दिमाग बिल्कुल भी राजी नहीं था। रणवीर कहने लगा, स्वीटी, तुम इस तरह से रोगी, मंडप में देखो तो तुम्हारा फेस बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है, प्लीज़ ना ऐसे मत रो स्वीटी। इतना कह कर के आरुषि का आंसू पोंछने लगा था और उसे गले लगाकर उसे संभालने की पूरी कोशिश करता है। स्वीटी समझो यार, मैं तुम्हें कोई भी परेशानी नहीं होने दूंगा, जाना। इतना कह कर के आरुषि के चेहरे को अपने हाथों में लेकर माथे पर किस कर लिया, उसे हक कर लिया। अब क्या होगा आरुषि का और आरुषि कैसे रणवीर को संभालेगी और रणवीर आरुषि के साथ क्या करेगा, ये जानने के लिए बने रहिए मेरे चैनल पर और आगे की स्टोरी नेक्स्ट एपिसोड में आएगा। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं एक इंटरेस्टिंग एपिसोड के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हीरा भाई की बात सुनकर के माही ने घबराते हुए कहा, नहीं प्लीज़ मुझे जाने दो, मेरे साथ ऐसा मत करो ना, मैं ऐसी लड़की नहीं हूँ, मैं बहुत ही शरीफ लड़की हूँ। किसी ने मेरे साथ धोखा किया है, बहुत गलत किया है मेरे साथ। माही को रोता देख करके हीरा बाई बहुत ज़्यादा ही इरिटेट हो गई और गुस्से से चिल्लाते हुए बोली, देख लड़की, ज़्यादा बकबक की ना तो थोड़ा सज़ा नहीं दूँगी, समझी तो? और तो सब क्या देख रही हो, पकड़ो इस लड़की को और मेरे सामने लाओ। और लड़कियां उसे पकड़ के हीरा बाई के कदमों में डाल दी और हीरा बाई ने एक जोरदार थप्पड़ उसके मुंह पर दे मारी तो माही के होठों से खून निकलने लगा और फिर उसका मुंह अपने हाथ से पकड़कर खींचते हुए बोली, देख लड़की, जितना तू परेशान करेगी उतने ज़्यादा आदमी तेरे पास भेजूंगी, जितना तू मुझे परेशान करेगी उतना ज़्यादा तुझे टॉर्चर करूंगी मैं। और जब तेरे बॉडी के हर एक पार्ट से खेलेंगी ना तब तुझे समझ आएगा। इसीलिए अच्छा यह है कि तू जितनी जल्दी अपनी सच्चाई कबूल कर ले उतना अच्छा है, क्योंकि यहाँ कोई तुझे बचाने नहीं आने वाला है। जो एक बार यहाँ आ जाता है उसकी इस कोठी से
बस अर्थी ही उठती है। ले जाओ इसे और तैयार करके लाओ। हीराबाई गुस्सा होते हुए बोली। 2-3 लड़कियां उसे खींचते हुए एक कमरे में लेकर गई। फिर एक लड़की ने दूसरे लड़की को इशारा किया और उसने मुस्कुराते हुए माही के सर पर कुछ मार दिया, जिससे माही का सर चकरा गया और वह वहीं बेहोश हो गई। फिर उसे शॉर्ट से कपड़े पहना दिया गया और फिर उसका डार्क मेकअप करना शुरू कर दिया। 5 घंटे के बाद उसे होश आया। आंखें खोली तो देखा कि वह बहुत छोटे कपड़े में थी। शीशे में खुद को देखी तो उसकी चीख निकल गई और रोते हुए कहा, यह मैं नहीं हूँ। यह मैं कैसे कपड़े पहने हैं? इसमें मेरा सारा बॉडी दिख रहा है। मैं यह नहीं पहन सकती हूँ। यह मेरा मेकअप हुआ है। यह कैसा मेकअप हुआ है? उसके शोर की आवाज़ सुनकर के हीराबाई, जो अभी झूले पर बैठी थी, पान चबा रही थी, मुंह बनाते हुए कही, कर दिया इस लड़की ने तमाशा शुरू। होश में आते ही चलो देखते हैं। जब हीराबाई रूम में एंटर हुई तो हैरान रह गई। उसकी खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा और माही की बलाएं लेते हुए कहने लगी, कितनी प्यारी लग रही है तू, किसी की नज़र ना लगे। तेरे 10 लाख रुपए दे करके कोई गलती नहीं की है मैंने। तुझे बहुत ज़्यादा कमाई होने वाली है मुझे। चल, मेहमान तेरा दूसरे कमरे में इंतज़ार कर रहे हैं। हीराबाई की बात सुनकर के माही ने हाथ जोड़ते हुए बोली, नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। प्लीज़ प्लीज़ मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, मेरे साथ ऐसा मत करो ना। तभी हीराबाई ने ज़ोर से हंसते हुए कहा, तो फिक्र मत कर लड़की, तेरा यह डर बस आज का है। एक आदमी के साथ एक रात गुजारेगी तो सारा डर दूर हो जाएगा तेरा। कल से तो भी हमारे जैसे ही हो जाएगी, फिर डर नहीं लगेगा तुझे। इस वक्त माही बहुत ज़्यादा ही डरी हुई थी और सोचने लगी, मैं उस आदमी को बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगी। वह सारा काम बनवारी का है। वह सब समझ गई। 1 घंटा ड्राइव करने के बाद रुद्र ने गाड़ी चेन्नई में जाकर के रोका। बाली बाजार चेन्नई की एक बदनाम जगह थी। यह कोठी बरसों से चल रहा था, पूरे चेन्नई में फेमस था। यहाँ आदमी रात के अंधेरे में आते और सुबह होते ही पहले ही यहाँ से गायब हो जाते और सुबह होने से पहले ही यहाँ से गायब हो जाते। रात को 12 बज रहे थे। उसने उस कोठी पर कदम रखा। जैसे ही रुद्र ने वहाँ कदम रखा तो किसी की आवाज़ आई, बड़े दिनों बाद नज़र आए हैं जनाब। हीराबाई देखते ही बोली। दीदार को आंखें तरस गई थी। यहाँ पर सबकी आपके लिए राय साहब। यह सुनकर के कि रुद्रवीर ने ऊंची आवाज़ में कहा, ज़्यादा बात नहीं, मैं टेंशन में हूँ। मैं मूड ठीक करने आया हूँ और मत करो मेरा मूड ख़राब। रुद्र की बात सुनकर के हीराबाई की आंखें हैं गुस्से से भर गई तो कहा, देखो ऐसा है राय बाबू, काम करते हैं हम यहाँ, मुफ्त में नहीं खाते हैं, तो गुस्सा तो हम किसी के बाप का नहीं देखेंगे। मेहमान हो आप, आपकी खातिरदारी करना हमारा फ़र्ज़ है, इसीलिए इज्जत से पेश आ रहे हैं। लेकिन रुद्र तेज़ी से अंदर की तरफ चला गया बिना कोई जवाब दिए ही। तभी हीराबाई ने वहाँ खड़ी एक लड़की से कहा, हेमा, उन्हें रूम में लेकर जाओ और लड़कियाँ भी, और राय जी के लिए कॉफ़ी भी। लड़की ने हाँ में सर हिलाते हुए कहा, जी भाई साहब। और रुद्र बेचैनी से इधर उधर कमरे में टहलने लगा। चाहकर भी वह माही का चेहरा अपनी आंखों से निकाल नहीं पा रहा था। कुछ ही देर में कोठी की सारी लड़कियां रुद्र के सामने लाई गई थी। सबके बदन पर ना के बराबर कपड़े थे, सबके बॉडी साफ नज़र आ रहे थे। सभी जानते थे रुद्र रॉय की शोहरत और रुतबे को। मन ही मन यह मन्नत कर रहे थे कि वह उसे सिलेक्ट करे। तभी रुद्र ने देखा एक लड़की जो सबसे ज़्यादा खूबसूरत और प्यारी थी। शायद उसे देख कर के पूछा, क्या तुम नई आई हो? तभी हीराबाई ने कहा, जी हाँ, यह लड़की नई है और यह बिल्कुल ताज़ा है, किसी ने हाथ भी नहीं लगाया है इसे। तो रुद्र ने उस लड़की से कहा, तुम आओ रेडी होकर,
जब वह लड़की रेडी होने चली गई और बाकी की सारी लड़कियां भी बाहर चली गई तो हीराबाई ने पान चबाते हुए कहा, कुछ बात करनी थी राय जी आपसे, अगर आपकी इजाज़त हो तो। तब तक लड़की भी तैयार होकर आ जाएगी। रुद्र अभी कुछ कहता कि तभी उसे कमरे से चीखने की आवाज़ आई। वह चीखें सुनकर के परेशान हो गया और वह सोचने लगा, शायद यह वह लड़की तो नहीं। रुद्र को इधर उधर देखते हुए हीराबाई कहने लगी, क्या देख रहे हैं साहब, कोई बात नहीं है। वह जब नई लड़की आती है तो ऐसे ही शोर मचाती है। नई आई है, बहुत ज़्यादा परेशान करके रखी है, सुबह से ही सबको परेशान की हुई है। अभी वह बोल ही रही थी कि जहाँ से आवाज़ आ रही थी रुद्र उस तरफ से दौड़ते हुए चला गया। उसे तो उस लड़की की तलाश थी, पर उन लड़कियों में वह लड़की को ना देख करके सोचने लगा था कि आखिर वह लड़की कहाँ चली गई। जब प्रताप ने उसे यहीं छोड़ा था और जब सारी लड़कियां बाहर आई थी और वह लड़की नहीं थी तो वह हैरान था, उसी की वजह से तो इतना डिस्टर्ब था। लेकिन हीराबाई ने कुछ कह नहीं पा रहा था। कहने को तो वह माही के बारे में जाकर ही पूछ लेता, मगर पता नहीं क्यों उसे ढूंढ लेना ही बेहतर समझ रहा था। पर उन लड़कियों में माही नहीं आई थी तो वह बहुत ज़्यादा परेशान हो उठा। अब हीराबाई से पूछने ही वाला था कि चीखने की आवाज़ आ गई थी। जैसे ही दौड़ कर गया और दरवाज़ा खोला तो देखा वही लड़की सामने बेड पर आधे अधूरे कपड़े में अपनी हाथों को अपने सीने से लगाए हुए अपने आप को ढकने की कोशिश में लगी हुई थी और सामने वह अधेड़ उम्र का आदमी उस पर हावी हुए जा रहा था, उसके ऊपर झुका हुआ था। यह देख कर के उसकी आंखें पूरी तरह से लाल हो गई थी और जाकर के उस आदमी के गले से पकड़ते हुए कमरे से बाहर कर दिया। हीराबाई यह देख कर के गुस्से में तिलमिला उठी थी और वह दौड़ते हुए रुद्र के पास चली गई और कहने लगी, यह क्या कर रहे हैं राय साहब, आपके यहाँ मनमर्जियाँ नहीं चलेगी। आप अपने यहाँ के मालिक होंगे, मगर यहाँ के मालिक आप नहीं हैं जो कि इतने मनमानियाँ कर रहे हैं। हमारे मेहमान के साथ इस तरह से बदतमीजियाँ आप नहीं कर सकते हैं। क्यों इस तरह से भगा रहे हैं? रुद्र कहने लगा, चुप, एकदम चुप, कोई भी जवाब सवाल नहीं। और वह अपना कोट उतारते हुए माही के बॉडी पर डाल दिया। माही उस कोट को पाकर जैसे लग रहा है कि उसे कितने सुकून मिल रहा है। उसकी आंखों से आंसू बहते हुए जा रहे थे। उसकी खूबसूरत आंखें पूरी तरह से सूज चुकी थी। उसकी हालत ख़राब हो रही थी। वह लड़खड़ाते कदमों से खड़ी हुई थी और खुद को ढककर और वह उठकर फ़ौरन से रुद्र के पीछे छिप गई। रुद्र गुस्से भरी आंखों से हीराबाई की तरफ देखते हुए कहने लगा, मैं इस लड़की को यहाँ से लेकर जा रहा हूँ। हीराबाई आंखें बड़ी किए हुए कहने लगी, पर मैं ऐसे ही इस लड़की को नहीं जाने दूंगी। अभी तो यह नई आई है और इतनी कमसीन कली खूबसूरत जवान। अभी तो मुझे इसे बहुत सारे पैसे कमाने हैं। इसे मैं पूरे 10 लाख रुपए में ख़रीदा है। यह सुनकर के रुद्र कहने लगा, मैं इसके 50 लाख दे रहा हूँ, पर मुझे यह लड़की किसी कीमत पर चाहिए। 50 लाख का नाम सुनकर के हीराबाई की आंखें चौंधिया गई और वह फ़ौरन से मान गई। प्रताप जो कि गाड़ी में ही बैठा हुआ था, इस बार रुद्र ही डील करने अंदर आया था। वह ऐसी जगह पर कभी नहीं आया था। वह पहली बार यहाँ पर कदम रखा हुआ था। मगर हीराबाई रुद्रवीर रॉय के बारे में बहुत अच्छे से जानती थी, क्योंकि रुद्र के आदमियों ने हीराबाई की बहुत मदद की थी, जिस वजह से हीराबाई रुद्र को बहुत अच्छे से जानती थी। इस वजह से वह रुद्र की खातिरदारी करने में लग गई थी। मगर रुद्र ऐसी जगह पर आज पहली बार कदम रखा था और वह भी माही के लिए। इतना कहते हुए ही रुद्र माही का हाथ पकड़ते हुए उसे लेकर के उस कोठी से बाहर निकल गया। इधर प्रताप ने पैसे देने के लिए हीराबाई के कोठी के अंदर चला गया।
वह कोठी के अंदर रुद्र गया, इतना ही काफ़ी था उसके लिए। वह सारा कुछ कर सकता है, बट इतनी बदनाम गलियों में वह कभी भी पैर नहीं रखा था। मगर आज एक लड़की की वजह से वह इन गलियों में भी आने के लिए मजबूर हो गया। पता नहीं क्यों, क्या वजह था उन तस्वीर को देख कर के, जो कि माही को देखकर उसे अपनी तरफ अट्रैक्ट करने लगा था। बाहर आकर के माही का हाथ पकड़ के कार में बिठाया। माही हैरान नज़रों से बस इस वक्त रुद्र को ही देख रही थी और वह अपने मन में सोचे जा रही थी कि यह तो इंसान मुझे बचा लिया, यह मेरे लिए आज भगवान से भी बढ़कर है। मैं इसे कभी भी नहीं भूल पाऊंगी। इसने मेरे साथ कितना अच्छा किया, यह मुझे वहाँ नरक से निकाल लिया। मगर एक मिनट, यह मेरे बारे में जानता कैसे है और इसने मुझे बचाया क्यों? ज़रूर इसमें इसका भी कोई ज़रूर फ़ायदा है मुझसे, तभी यह मेरी मदद किया है। अब मुझे हर इंसान से बचकर ही रहना होगा, कोई विश्वास के लायक नहीं है यहाँ। यह सोचकर वह डरते हुए अंदाज से रुद्र को देख रही थी। रुद्र सब समझ रहा था कि माही बहुत डर रही है। वह प्रताप का आने का इंतज़ार करने लगा। अभी वह कार में नहीं बैठा था क्योंकि माही बहुत डरी हुई थी। अगर कार में वह बैठता, प्रताप का इंतज़ार करता, तो काफ़ी ऑकवर्ड फील करती माही। इस वजह से वह बाहर ही खड़ा था। जैसे ही देखा प्रताप बाहर आ रहा है तो वह ड्राइविंग सीट के बगल वाले सीट पर बैठ गया। प्रताप आकर के ड्राइविंग सीट पर बैठ गया और गाड़ी स्टार्ट कर दिया और वह कहने लगा, बॉस कहाँ जाना है? रुद्र कहने लगा, मेरे फार्म हाउस, और वह माही को अपने फार्म हाउस लेकर गया। यह रुद्रवीर का आलीशान फार्म हाउस था जो कि बहुत ही खूबसूरती से बनाया गया था। इसका लग्जरियस डिज़ाइन देख कर के माही आंखें फाड़ते हुए देखती रह गई। उसे तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि वह भी इस दुनिया में ऐसा भी हो सकता है। जैसा लग रहा है कि वह तो स्वर्ग में ही आ गई है। प्रताप फार्म हाउस के अंदर कार को पार्क किया और कहने लगा, ठीक है बॉस, मैं चलता हूँ। वह चला गया। उसके जाने के बाद रुद्र ने माही को साथ में चलने को कहा और वह आगे आगे चलने लगा। जब अंदर गया तो बड़ा सा हॉल था। उस हॉल में जाकर के सोफे पर बैठ गया। माही उसके बगल में खड़ी हो गई। वह बहुत ज़्यादा डरी और सहमी हुई थी। रुद्र बोला, चलो कमरे में। माही यह सुनकर और ज़्यादा डर गई और सोचने लगी, कहीं यह इंसान मुझे वहाँ से बचाकर यहाँ लाकर मेरे साथ कुछ खुद के लिए ही तो नहीं लेकर आया है यह इंसान। और वह डरी हुई थी, आगे कदम भी नहीं बढ़ा रही थी। तभी रुद्र कहने लगा, डरो मत, कमरे में चलो, कपड़े चेंज कर लो, मैं दे रहा हूँ तुम्हें। फिर भी माही आगे नहीं बढ़ रही थी। इतना देख कर के वह चिल्लाते हुए अपने सर्वेंट को बुलाया। कमला दौड़ते हुए रुद्र के बुलावे पर आई और कहने लगी, जी सर बोलिए, क्या बात है? वह कमला से कहने लगा, ले जाओ इन्हें और कमरा दिखा दो ऊपर वाला, ताकि यह अच्छे से रेडी हो सके। इस वक्त माही एक शॉर्ट ड्रेस में थी जिससे उसे बहुत ज़्यादा ही एम्बैरेसिंग फील हो रहा था। अनकंफर्टेबल सा लग रहा था। गोरे लंबे पाँव यूं ही दिख रहा था। जब माही जाने लगी तो रुद्र एक बार माही को पीछे से देखा और नज़रें नीचे कर लेता है, बट फिर भी रुद्र को रहा नहीं जाता है। इस वक्त माही बहुत ज़्यादा ही डरी और घबराई हुई थी। जब वह माही के पैरों पर देखा तो पूरी तरह से हैरान रह गया। उसके गोरे पैर पर पूरे चोटों के निशान थे जो कि लाल और काले साफ दिखाई दे रहे थे। वह हैरान था पर वह कुछ नहीं बोला। माही कमरे में उस सर्वेंट के साथ गई। कमला कहने लगी, मैडम यह सर का कमरा है, यह वॉशरूम है, आप जल्दी से वॉशरूम में फ्रेश हो जाइए। मैं तब तक से जल्दी से आपके लिए कोई ड्रेस लेकर आती हूँ। अभी वह यह बोल ही रही थी कि रुद्र कमरे में एंटर किया और कहने लगा, कपड़े की क्या ज़रूरत है? यह सुनकर के माही अपना सर उठाकर उसके तरफ देखने लगी। उसके आंखों में बेबसी और आंसू भरे हुए थे।
रुद्र बोला, मेरे पास कुछ कपड़े हैं मेरी बहन का, यहीं पर मैं देता हूँ। तुम एक काम करो, तुम जाकर के जल्दी से खाने की तैयारी करो। यह सुनकर के कमला वहाँ से चली जाती है। रुद्र फ़ौरन से दूसरे कमरे में जाता है और अलमारी खोला और अपनी बहन का एक अच्छा सा ड्रेस निकालकर माही के कमरे में आया और आया तो देखा कि माही कमरे में नहीं है। जब वह वॉशरूम का दरवाज़ा नॉक करता है तभी उसे पानी गिरने की आवाज़ आ रही थी। रुद्र समझ गया कि वह माही उसके अंदर थी। माही को भी लगा कि कोई दरवाजे पर है, पर माही दरवाज़ा नहीं खोलती है। इस पर रुद्र कहने लगा, मैं तुम्हारे लिए कपड़ा लेकर आया हूँ, इसे फ़ौरन से चेंज कर लो। माही कुछ नहीं बोलती है। रुद्र सोचने लगा, यह लड़की आखिर बोलती क्यों नहीं है? जो भी मैं बात बोल रहा हूँ यह उसका जवाब ही नहीं दे रही है। वह दरवाज़ा फिर से नॉक करने लगा कि माही कुछ तो बोले, मगर दरवाज़ा नहीं खुला। माही पूरी तरह से उधर डरी हुई थी कि बार बार यह आदमी दरवाज़ा क्यों बजाए जा रहा है। वह जब जानता है कि मैं इसी में हूँ। फिर रुद्र दरवाज़ा नॉक करना बंद कर दिया, मगर कमरे में ही टहलने लगा। जैसे ही माही वॉशरूम से बाहर आई, वह देखी कि रुद्र वहीं खड़ा है। वह जैसे ही वहाँ से मुड़ने वाली होती है, रुद्र फ़ौरन से उसे रोकने के लिए कहता है, 1 मिनट रुको। माही वहीं पर खड़ी हो जाती है और वह रुद्र उसे वह ड्रेस अपने हाथों से देते हुए कहने लगा, यह लो और इसे चेंजिंग रूम में चेंज कर लो। माही कांपते हुए हाथों से वह ड्रेस ले लेती है और चेंजिंग रूम में चली गई। यह देख कर के रुद्र परेशान होता है कि यह लड़की इतना डर क्यों रही है। कोई और लड़की तो डरती ही नहीं है मुझसे। मैं इस लड़की को बचाया है, फिर क्यों यह डर रही है। कुछ ही देर में माही ड्रेस चेंज करके आई। वह ड्रेस काफ़ी लॉन्ग था, यह गाउन की तरह। रुद्र की बहन काफ़ी स्टाइलिश और लग्जरियस लाइफ जीती थी, जिस वजह से वह काफ़ी शॉर्ट ड्रेस पहनती थी, पर यह तो लॉन्ग था जिसमें माही की सारी बॉडी कवर हो गई थी। रुद्र समझ रहा था। माही को वह ड्रेस दिया कि माही शॉर्ट ड्रेस नहीं पहनती है। वह माही को देखकर ही समझ चुका था और इसीलिए वह अपनी बहन की अलमारी से ढूंढकर वह ड्रेस लाया था और अब माही को अच्छा फील हो रहा था। माही नीचे देखते हुए आ रही थी, तभी अचानक से उसका पैर फिसल गया। अभी वह गिरने वाली होती है कि तभी रुद्र की बाहों में वह थम सी गई, क्योंकि रुद्र तो माही को ही लगातार देखने में लगा हुआ था और वह माही को अपनी बाहों में थाम लेता है, पर रुद्र अनबैलेंस हो गया और वहाँ गिर गया। माही और रुद्र के ऊपर गिरी। माही और रुद्र दोनों की बॉडी एक दूसरे से टच हो रही थी। वो एक दूसरे के सांसों को सुन रहे थे और वहीं माही के होठ रुद्र के होठों से जा मिले थे। दोनों की आंखें एक दूसरे से टकराई और जैसे कोई म्यूजिक चलने लगा था। माही खूबसूरती की मिसाल थी, जो एक नज़र देखे तो नज़र हटाना भूल जाता था कोई भी। वही हाल इस वक्त रुद्र का भी था, जो किसी लड़की को ऐसे नज़र भर करके नहीं देखा था, लेकिन वही अब नज़र हटाना भूल गया था। माही उसकी बहन की ड्रेस में काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रही थी। वह वाइट कलर की गाउन में बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। लॉन्ग हेयर जो पूरी तरह से कमर से बिखरे हुए थे, गोल खूबसूरत चेहरा, तीखी नोज, खूबसूरत सी बड़ी गहरी ब्राउन आँखें, आँखों में काजल की लकीर, होठों पर न्यूड लिपस्टिक, हुस्न की मूर्ति लग रही थी। वह दोनों जैसे एक दूसरे की आंखों में खो से गए थे। चारों तरफ अलग सी माहौल कमरे में हो रही थी। दोनों के होठ एक दूसरे से मिले हुए थे, जिन्हें रुद्र खुद से अलग करना भूल गया था। उन दोनों के प्यास को और बढ़ा रही थी और खुद ब खुद रुद्र का हाथ माही की कमर पर चला गया और दूसरा हाथ माही की गर्दन पर।